मौलाना कहते हैं कि वक्फ का नया कानून काला कानून है, लेकिन असल में वक्फ बोर्ड में ही कुछ काला है। वरना भला ऐसे कैसे हो सकता है कि साल 2025 में किसी दुकान का किराया महज 25 रुपए महीना हो। जिस जगह पर मार्केट प्राइस 15 से 20 हजार रुपए है, वहां कोई दुकानदार सिर्फ 100-200 रुपए का किराया भला कैसे दे सकता है। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मैं गरीब मुसलमानों की जेब में पैसा डालूंगा और वक्फ की संपत्तियों को माफिया से आजादी मिलेगी, तो इस मुतवल्ली वाले माफिया की बात होती है। यह मुतवल्ली वाला माफिया काम कैसे करता है, ये दिखाने के लिए आपको उस किशनगंज में लेकर चलते हैं, जहां मौलाना सबसे ज्यादा गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। रिपोर्ट देखिए। बिहार के किशनगंज की मेन मार्केट में प्राइम लोकेशन पर ये 3 दुकानें हैं। पहली है मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, दूसरी है अजीजुल हक के नाम से हक शूज जूतों की दुकान, और तीसरी है एसएम हनीफ के नाम से चैंबर शूज। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3 दुकानों का किराया है मात्र 22 रुपए प्रति महीना। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, जबकि इनका किराया होना चाहिए कम से कम 50,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन इन दुकानों पर यह मेहरबानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी हैं। और ऐसा सिर्फ इन 3 दुकानों के साथ नहीं है, बल्कि इस इलाके की ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी पर मौजूद दुकानों का किराया ऐसा ही है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1300, तो कहीं 2000 रुपए महीना। नए वक्फ कानून को लाते वक्त यही तो तर्क दिया गया कि वक्फ संपत्तियों की लूट हो रही है। इन संपत्तियों का फायदा जिस गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए नहीं मिलता है, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रॉपर्टी के घरों और दुकानों को किराए पर देकर खुद पैसा बना रहे हैं। जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं वो इन तमाम आरोपों को झूठ बताते हैं। तो इन तमाम लोगों को तुरंत किशनगंज चले आना चाहिए, जहां वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर देखिए कैसे लूट मची हुई है। पूरे बिहार में किशनगंज अकेला वो जिला है जहां सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। किशनगंज में 58 वक्फ एस्टेट हैं, जिनके पास करीब 4000 बीघा जमीन है, और इन्हीं 58 में से एक है बुलाकी सौदागर वक्फ एस्टेट नंबर 178, जिनके पास किशनगंज में करीब 10 बीघा वक्फ की जमीन है, जिसके मालिक थे बुलाकी सौदागर, जिन्होंने इस जमीन को आज से करीब 100 साल पहले 1923 में वक्फ कर दिया था। इसी वक्फ की हुई जमीन में से 1 बीघा जमीन किशनगंज शहर में फल चौक के करीब है। यहां कई छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, लेकिन इनमें कमर्शियल काम हो रहा है। हम इस वक्त किशनगंज के फल बाजार में हैं। काफ़ी व्यस्त इलाका, और किशनगंज का आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पर भी वक्फ की कई प्रॉपर्टी है, और जहाँ आपको दुकानें जो तमाम दिख रही हैं, ये सब वक्फ की ज़मीन पर दुकानें बनी हुई हैं। लेकिन इनमें से कई दुकानें ऐसी हैं जिनका किराया बेहद कम है। इतना कम है कि आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल होगा। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका किराया सिर्फ 22 रुपये महीना है, और कई दुकान तो ऐसे हैं जो कोई किराया दे ही नहीं रहे हैं। करोड़ों रुपए में अगर आंका जाए तो इसका वैल्यूएशन है। और इससे पहले जो है यहाँ पर दुकानें थी, और ये दुकान वहाँ से आप देखिएगा, लारा, वासुदेव, ये सब दुकानें हैं यहाँ पर जो चल रही हैं। इन दुकानों का किराया पहले क्या हुआ? पहले इसका किराया बहुत नॉमिनल वो था, लेकिन जब से एसडीओ साहब ने अपने हाथ में लिया और चलते अपने हाथ में वो बुलाकी वक्फ 178 का कार्यान्वयन स्टार्ट किया, तो इसका किराए में बहुत वृद्धि किया है। इन लोगों ने इस किस वजह से बीच में आए? मुतवल्ली बने एसडीओ? जी, मुतवल्ली केयर टेकर बने थे, क्योंकि उन लोगों के बीच में आपस में मामला चल रहा था, कोर्ट में केस लंबित था। नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले यही तो कह रहे थे कि उन्हें सरकारी दखल मंजूर नहीं है, वक्फ बोर्ड की अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकिन नए कानून के हिसाब से जिला कलेक्टर की भूमिका बड़ी कर दी गई है, और ऐसा क्यों किया गया है ये भी किशनगंज के उदाहरण से ही समझ में आएगा। जिन दुकानों पर पिछले 10 वर्षों से 100, 150 या 200 रुपए का किराया लिया जा रहा था, वहां जब एसडीओ ही मुतवल्ली बने तो उन्होंने किराया बढ़वा दिया। जो दुकानें 100-200 रुपए किराया दे रही थीं, वो 10 से 15,000 रुपए महीने का किराया देने लगी, क्योंकि एसडीओ ने मार्केट प्राइस के हिसाब से किराया बढ़ाने का नोटिस दे दिया था।
ये दुकान है वासुदेव रामजीवन का, ये 15,000 रुपया हो गया, पहले उसका 500-700 रुपया था एसडीओ साहब के द्वारा। ये दुकान है ये मेवालाल स्टोर, इसका भी 15,000 हो गया। उसके बगल में पहले कितना था? 500-800 1000 के नीचे था, तो एसडीओ साहब सबका बढ़ा दिए किराया। मुतवल्ली आखिर किराया बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? मुतवल्ली तो ये तो सवाल आपको मुतवल्ली से पूछना होगा, उसका क्या कैपेसिटी था, वो नहीं कर सका। और शासन का हस्तक्षेपों का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो आज अभी आप जूते की दुकान की बात हुआ, 320 रुपया महीना साल देता है वो, इतनी बड़ी दुकान है। वो बोलता है कि ये एसएम हनीफ से एग्रीमेंट है। एसडीओ साहब ने केस किया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किया उनके ऊपर किराया बढ़ाने का। 22 रुपया महीना वो देता है, आज के रेट में 50,000 रुपया। 22 रुपये महीना किराया? महीना, 3 दुकान, एक एसएम हनीफ, एक हाजी अजीजुल हक और एक मोबाइल दुकान है। 3 दुकान है वहाँ, देख लीजिए जाके, सिर्फ 22 रुपया महीना तीनों दुकान का। और आज की तारीख में वहाँ कीमत क्या होनी चाहिए, रेंट क्या होना चाहिए? वो तीनों दुकान का 50,000 होना चाहिए। यहीं पर हमें पता चला कि अभी भी इस मार्केट में ऐसी कई दुकानें हैं जिनका किराया अभी भी नाम मात्र का लिया जा रहा है, क्योंकि इन दुकानदारों पर मुतवल्ली की मेहरबानी चल रही है। ऐसी ही एक दुकान ये जूतों की दुकान थी। यहां सिर्फ 25 रुपए महीने का किराया लिया जा रहा था। हम शूज की इस दुकान के अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि यह किसी गुड्डू सरफराजी की दुकान है, जिनकी दुकान के अंदर तेजस्वी यादव के साथ फोटो मौजूद थी। दुकान मालिक तो नहीं मिले, वर्कर मिले, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता पाए या बताना नहीं चाहते थे। किराया है मात्र 22 रुपया है, सही है? ये क्या है, कैसे होता है? इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं सर। कितना किराया है इसका? ये तो नहीं पता है, हम लोग नए हैं, हम तो नया हैं। 20 से 22 रुपये महीने का किराया है? नहीं, हम यहाँ से नए। आप पुराने, आप बताइए, आप 20 से 22 रुपये किराया है, ये कैसे चल रहा है? ये मंथली हमें नहीं मालूम है, ये मंथली हमारे सैलरी को मालूम है, वही बता सकते हैं। कहाँ है अभी? अभी वो फिलहाल कहीं गए हुए हैं। तो ये कब से दुकान है ये काफ़ी पुरानी दुकान है। ये लगभग 110 साल हो गई दुकान की। 110 साल पुरानी? जी। तो ये जो 20 रुपये वाली जो रेट है वो कब से चल रही है? बहुत पहले से? ये तो बोले सर हमें नहीं मालूम है, ये सर ही बता पाएंगे। अब सवाल है कि यह पूरा गड़बड़ घोटाला चल किस तरह रहा था, क्योंकि अगर कोई जमीन आज से 100 साल पहले वक्फ कर दी गई थी तो उस पर आज कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही है? क्योंकि वक्फ का मतलब तो यह हुआ कि वो जमीन अल्लाह के नाम कर दी गई है। उस जमीन पर मुस्लिम समाज के काम आने वाले संस्थान बनने थे, जैसा स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा या हॉस्पिटल, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो इसका पूरी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। हमारी पड़ताल में पता चला कि इसमें बहुत हद तक मुतवल्ली की बड़ी भूमिका होती है। मुतवल्ली यानी कि इस वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला मैनेजर। किशनगंज की इस वक्फ प्रॉपर्टी पर 3 तरह की गड़बड़ियां हैं। पहली तो ये कि मार्केट रेट से बहुत कम दाम पर यहां किराया है। दूसरा, बहुत से लोगों ने दुकानें कम दाम पर ली हुई हैं और आगे उस दुकान को ज्यादा किराए पर लगाया हुआ है। तीसरा, जो लोग मुतवल्ली के रिश्तेदार हैं वो या तो किराया नहीं दे रहे या फिर बहुत कम किराया दे रहे हैं। अब जैसे हमें अहमद रजा मिले जो स्थानीय दुकानदार हैं और मौजूदा मुतवल्ली के रिश्तेदार भी, तो उनकी दुकान का किराया है सिर्फ 500 रुपए महीना। जो मुतवल्ली हैं वो हमारे जो बड़े पापा हुए, तो हम लोग का किराया है, तो हम लोग को किराया देना पड़ता है। मिनिमम वही आपका 500 के आसपास। तो मतलब मुतवल्ली के रिश्तेदार हैं इस वजह से? जी, रिश्तेदार हैं हम लोग। लेकिन मार्केट रेट यहाँ कितना होगा? मार्केट रेट आपका ऐसे होना चाहिए, आपका जैसा ऐसे कमर्शियल है तो उसका अपना अपना चार्ज है। इसी तरह से हमें वक्फ करने वाले बुलाकी सौदागर के पोते भी मिले। उन्हें दुकान भी मिली हुई है और घर भी। अब उनका दावा है कि वो किराया देते हैं, लेकिन वो भी बड़ा नॉमिनल ही है। बुलाकी सौदागर का पोता है। लेकिन बुलाकी सौदागर ने यदि वक्फ कर दिया तो फिर तो वो पोता का भी नहीं हुआ, वो तो अल्लाह का हो गया। वो नहीं, गलत बोल रहे हैं। बुलाकी सौदागर अल्लाह की। बुलाकी सौदागर ने वक्फ कर दिया तो ये अल्लाह का हो गया ना, तो फिर पोता यहाँ कैसे रह रहा है? पोता कैसे रह रहे हैं? पोता का बुनियाद है, सब चीज पोता इसका है। ये बुलाकी सौदागर का घर है। जिनकी जमीन थी, जिन्होंने वक्फ किया। हाँ, जिनकी जमीन थी, जिनको वक्फ किया था। वक्फ किनको किया? वो अपने पोता को किए, बेटा को किए। हाँ, पोता उनका मुतवल्ली बन गया। जी हाँ, पोता उनका मुतवल्ली बन यानी गया। कि बेटा से शुरू होता है, बेटा के बाद पोता का नंबर है।
तो मतलब उनके रिश्तेदार जो है मुतवल्ली बन के उसमें रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। उनके पोते के जितना भी पोते के रिश्तेदार है, उनके बाल बच्चे जो भी है वो रह सकते हैं। इसी तरह से हमें रुबीना बेगम मिली। मौजूदा मुतवल्ली इनके चचिया ससुर हुए तो इन्हें चूड़ी की दुकान का सिर्फ 500 रुपए किराया देना पड़ता है। आपको मिला है ये? जी, मेरा नाम 500 रुपए आप देती हैं वक्फ बोर्ड को? जी, अभी तो 500 रुपया फिलहाल है, तो 500 रुपया। कितने साल हो गए इस दुकान? दो 3 साल हो गए सर। रसीद में देखे नहीं, साल हमको उतना याद नहीं, 2-3 साल हुआ होगा। आप क्या मुतवल्ली के परिवार से हैं, रिश्तेदार हैं? परिवार से है, बहू है उनकी, वो चचिया ससुर है, वो जो मुन्ना ये अयूब मतवल्ली है वो भैंसुर है मेरा। लेकिन इन्हीं की दुकान के बगल में मोइनुद्दीन की दुकान है। इनकी रुबीना से भी छोटी दुकान है, लेकिन इनका किराया है 1300 रुपए, क्योंकि ये मुतवल्ली के रिश्तेदार नहीं है। कितना किराया देते हैं? हम 1300 रुपया देते हैं सर। तेल वाला 500, आप 1300? जी सर, हम 1300 हमसे भाड़ा। किसको देते हैं? मतवल्ली को। रसीद किसके नाम कटती है? मोइनुद्दीन मेरे नाम से। ऐसा भेदभाव क्यों? किसी को 500 किसी को 1300? सर हम क्या कर सकते बोलिए? आपकी मुतवल्ली से बनती नहीं है क्या? हम बोले भी कई बार, बगल वाला से हम इतना लेते, हमसे इतना लेते हैं, तो बोलता हम क्या करेंगे। आपकी मुतवल्ली से कोई दुश्मनी है, झगड़ा है? कुछ नहीं है, बस अपना उसका मर्जी, हम क्या कर सकते। यानी जिसकी मुतवल्ली तक पहुंच है, सेटिंग है, रिश्तेदारी है, उसे दुकान भी मिली है और किराया भी कम है, और जिसकी पहुंच नहीं है वो अभी भी सड़क पर, फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। फुटपाथ पे दुकान लगाते? फुटपाथ पे ये दुकान है बगल में। कितने साल से? ये आपको 60 साल हो गया। आपको दुकान नहीं मिली वक्फ वाली? वक्त पे बहुत खोजा, नहीं मिला। कोशिश किया आपने? बहुत कोशिश की, नहीं मिला। क्या कहा गया? बोला कि जगह नहीं है, दुकान नहीं है, जगह नहीं है, ऐसे फुटपाथ में रहते हैं। तो वक्फ के जो मुतव्विल होते हैं, मुतवल्ली होते हैं, तो उनके तो कई रिश्तेदार हैं जिनको दुकानें मिली हुई हैं। हमको नहीं मिली। अब जब मुतवल्ली पर इतने आरोप लगे तो हमने सीधे इस बुलाकी वक्फ एस्टेट के मुतवल्ली मोहम्मद फारूक से संपर्क किया। वो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे तो हमें रास्ते में ही मिल गए और खुद को सही ठहराने लगे। कई तरह की जो गड़बड़ियों की शिकायतें अक्सर आती हैं। हम लोग इसमें कोई गड़बड़ नहीं। जन्नो कोई गड़बड़ नहीं, बस नहीं, लेकिन जैसे देखिए रेंट बहुत कम है, बाजार दर बहुत ज्यादा है, रेंट बहुत कम है, क्या वजह है इसकी? जो रेंट है हम उसमें 5% बढ़ा के ले रहे हैं सबसे। बस अब बढ़ाएंगे आगे? नहीं, बढ़ रहा, हर साल बढ़ रहा है। दूसरी बात की कई लोग ऐसे हैं जो मुतवल्ली के रिश्तेदार हैं, यानी आपके रिश्तेदार हैं, वो पैसे ही नहीं देते हैं, किराया ही नहीं देते हैं। सब देते हैं किराया, सबका बोर्ड में लिखा दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ सबका बोर्ड में। बहुत मामूली पैसे देते हैं। तो खानदान के लोग उससे हम लोग, वो लोग क्या नहीं करता, वो लोग जो बुलाकी सौदागर के खानदान के हैं वो लोग तो पैसा देते ही है आपके। डेढ़ में लिखा हुआ वैसा, डेढ़ में लिखा हुआ। क्या उनका हक तो नहीं बनता है ना? सबका हक बनता है। 500 में लिया, 5000 में लगा दिया। गलत बात है, ये सब झूठ अफवाह, ये सब देखिए, ये सब चीज जो है, अगर आपके पास रसीद है तो आप दिखाइए। हमने तो हाई कोर्ट से केस जीत के 1 साल हुआ है हुए हमें। हमने 2024 में चार्ज दिया। जो एक्स मुतवल्ली थे उसने जो किया वो किया, उससे पूछिए। हम लोग से, मेरे पास ये कोई नहीं, हम लोग को जो पुराने मुतवल्ली हैं वो तो कहते हैं कि ये हमारे समय कोई गड़बड़ी नहीं थी, जो गड़बड़ी अभी हो रही है। उसका मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट हमने बोर्ड को भी दे दिया है। नए मुतवल्ली पुराने मुतवल्ली पर आरोप लगा रहे हैं और खुद को पाक साफ बता रहे हैं। जब हमें पुराने मुतवल्ली मिले तो वो खुद को सही ठहराने लगे और नए पर आरोप लगाने लगे। यहाँ यही खेल चल रहा है। हमारे साथ है मोहम्मद अयूब, जो बुलाकी सौदागर वक्फ एस्टेट के 2019 से 2022 तक मुतवल्ली थे। मुतवल्ली साहब, ये बताइए कि आपके समय में बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायत मिली कि कई लोग जो है रेंट दे रहे थे तो बहुत कम दे रहे थे, कई जो हैं वो रेंट देते ही नहीं हैं, तो ये सब गड़बड़ी कैसे चलती है? ये गड़बड़ी नहीं है सर, पहले हमने उसको ठीक किया, जो लोग कम दे रहे थे उसको मैंने ठीक किया। तो कितना दे रहे थे पहले? 500, 700, 1000, उसको बढ़ा के हम दूना किए। लेकिन आज की तारीख में भी कई लोग हैं जो 22 रुपये महीना दे रहे हैं। तो वो तो परजेंट मुतवल्ली बोलेंगे आप। आपके समय भी 22 ही दे रहे थे ना? तो मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा केस। किशनगंज में जाकर हमें यही लगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज में गड़बड़ी का बहुत बड़ा खेल है और उम्मीद है कि ये नया कानून ऐसी ही धांधलियों और गड़बड़ियों पर लगाम लगाएगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में किस तरह की धांधली होती है, किस तरह से गड़बड़ी की जाती है, ये समझने के लिए हम किशनगंज पहुंचे हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने
इसी किशनगंज के बारे में ये बताया कि किस तरह से वक्फ एस्टेट की प्रॉपर्टी में गड़बड़ी की जा रही है, मुतवल्ली किस तरह से इस तरह की गड़बड़ी करते हैं। यहाँ जब हम पहुंचे, लोगों से बातचीत की तो हमें पता चला कि कई तरह की गड़बड़ी है। ऐसी स्थिति में लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि प्रशासनिक अधिकारी वक्फ बोर्ड में शामिल होते हैं तो वैसी स्थिति में राजस्व अधिक होगा, संचालन बेहतर होगा और इस तरह की जो गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, जो धांधली होती हैं, मुतवल्ली के स्तर पर जो गड़बड़ियां की जाती हैं, उनमें भी काफी हद तक कमी आएगी।